Good morning, dear students. So we are discussing about enzymes, one of the very important part of your syllabus. Today we are moving towards one of the sub topic which is very important, that is factors affecting enzyme activity. और enzymes जो है वो बायोमोलिक्यूल्स है, ये हमें पता है. They are actually protein in nature. Okay. तो जो भी फैक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओके, विच आर पॉसिबल टू अफेक्ट द एंजाइम, अगर जो एंजाइम के स्ट्रक्चर को, उसके डिजाइन को अगर अफेक्ट कर रहे हैं, ओके, उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर अफेक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्टिविटी, उसको भी अफेक्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हम स्टडी करने वाले हैं विच आर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी. सो एक तो है टेम्परेचर, दूसरा उसके साथ है पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर. ये वैसे इतने ही नहीं है, इससे ज्यादा भी है. ओके, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ टाइम, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. अफेक्ट का मतलब होता है आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. अल्टीमेटली इट शुड मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. लेकिन उसमें से आपको यहाँ पे 4 पढ़ने हैं: टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर. नाउ गोइंग इनटू डिटेल, टेम्परेचर एंड पीएच ये दोनों एक साथ क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इनकी जो इफेक्ट है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, दोनों की जो इफेक्ट हो रही है ऑन द एंजाइम एक्टिविटी दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. सो एंजाइम्स शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है हाईएस्ट एक्टिविटी, और दूसरा वर्ड यूज किया गया है ऑप्टिमम. हाईएस्ट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट एक्टिविटी मतलब when the enzyme is performing at its best. So enzyme which is affecting enzymes which is affected by some parameters, उसमें से एक है टेम्परेचर और पीएच. ये दोनों के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ हाईएस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी का मतलब क्या है? मैक्सिमम, बेस्ट परफॉर्मिंग, मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर या इस पर्टिकुलर पीएच पे आपका जो एंजाइम है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है. ओके, लेकिन कौन सी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कौन सा पर्टिकुलर पीएच? ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज ऑप्टिमम. ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट सूटेड. ओके, ऑप्टिमम का मतलब गलत ऐसे मत निकालिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ना ही मिनिमम. ऑप्टिमम मतलब बेस्ट सूटेड. वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, वो सब जीरो भी हो सकता है, वो मोर देन 37 भी हो सकता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ एंजाइम. ऑप्टिमम की डेफिनेशन हमें ऐसे ही करनी है, जैसे अगर आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन बोलनी है तो यू हैव टू से द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम इज हैविंग मैक्सिमम एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर. किसी एंजाइम के लिए 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम हो सकता है, किसी के लिए 25 हो सकता है, किसी के लिए 100 भी हो सकता है. इन द सेम वे इफेक्ट ऑफ पीएच.
तो पीएच में भी यही है, ऑप्टिमम पीएच जब अगर होगी तब एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होने वाली है, और जब ये पीएच उससे थोड़ा शिफ्ट करेगा, आगे पीछे होगा, ओके, कम ज्यादा होगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी कम होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो एंड अबोव द ऑप्टिमम वैल्यू, इसीलिए मैंने अभी बोला कि अगर आप ऑप्टिमम से कम ज्यादा हुए तो फिर यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो तो डिक्लाइन ही होने वाली है, वो फिक्स है। एट लो टेम्परेचर एंजाइम टेम्पररीली बिकम इनएक्टिव। लो टेम्परेचर जो होते हैं, ओके, मतलब जीरो, जीरो के नजदीक वाले जो टेम्परेचर्स हैं, ओके, किसी भी लो टेम्परेचर की हम बात कर सकते हैं, मतलब उसके ऑप्टिमम से जब टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लो टेम्परेचर, तब एंजाइम टेम्पररीली इनएक्टिव होते हैं। टेम्पररीली इनएक्टिव मतलब वापस जैसे ही आप टेम्परेचर गेन करेंगे, नॉर्मलाइज करना शुरू करेंगे, ऑप्टिमम के नजदीक आना शुरू करेंगे, इट विल रीगेन इट्स एक्टिविटी, जैसी थी वैसी की वैसी वापस आएगी। At high temperature, enzymes destroy because proteins are denatured by heat. तो यहाँ पे ये परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। तो आप समझिए कि एक बार हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद एंजाइम की वही एक्टिविटी वापस लाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द एंजाइम्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डीनेचर हो जाएगा प्रोटीन बिकॉज ऑफ द हीट। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये देखिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड एंजाइम एक्टिविटी, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। अब आप देखिए यहाँ पे ये ब्लू बार जो दिखाया गया है, दैट इज नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, वहां पे आप देखिए एंजाइम की एक्टिविटी पीक पे है, दैट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी। और जैसे 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 आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मोर देन 37 जा रहे हैं, ग्रेजुअली द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज डिक्रीजिंग, और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, इट इज नियर अबाउट 53 डिग्री सेल्सियस, जहां पे ये एक्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है। ओके, यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं 37 से, अगेन यहाँ पे भी एक्टिविटी कम हो रही है। अब यहाँ पे 0 टू 0 नहीं दिखाया है, लेकिन आगे 0 से नीचे जब टेम्परेचर जाएगा तो वहां पे भी एक्टिविटी 0 होने वाली है, ये फिक्स है। कोई एक टेम्परेचर तो 0 के नीचे भी ऐसा आएगा कि जहां पे एक्टिविटी एंजाइम की 0 होने वाली है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों 0 में? लो टेम्परेचर पर अगर कोई एंजाइम है तो उसकी एक्टिविटी आप रीगेन कर सकते हैं, ओके, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे अगर आप गए हैं तो उसको रीगेन नहीं कर सकते। सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं कि वेजिटेबल्स को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्यों रखते हैं? प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो जल्दी खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए। ओके, सड़ते क्यों हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओवर राइपनिंग। अब ये राइपनिंग की जो प्रोसेस है, दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कोई ना कोई एंजाइम उसके पीछे लगा हुआ है। आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसकी जो एक्टिविटी है एंजाइम की, उसको स्लो डाउन कर रहे हैं या तो कंप्लीटली बंद करवा रहे हैं। डीप फ्रीज कर देंगे तो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। जैसे ही आप उसको फ्रीज से बाहर निकालते हैं, फिर देखिए 2 दिन में वेजिटेबल खराब हो जाता है वापस। क्यों? तो जो एंजाइम इनएक्टिव हो गया था, राइपनिंग के प्रोसेस को गवर्न कर रहा था, वो एंजाइम अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना उसने शुरू कर दिया है। लेकिन उससे रिवर्स अगर हम करते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर पे अगर किसी एंजाइम को हम लेके जा रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद वो वापस ठीक नहीं हो सकता है, बिकॉज वो डीनेचर, प्रोटीन जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो लो टेम्परेचर पे हम चीजें प्रिजर्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, ओके, ये हमें पता है। हाई टेम्परेचर पे हम नहीं कर सकते, द रीजन इज के वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वापस उसकी एक्टिविटी हम गेन नहीं कर सकते। ओके, आप देखिए यहाँ पे जो शेप मिल रहा है ग्राफ का, एक्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर का जो ग्राफ मिल रहा है,
वो जो शेप मिल रहा है वो शेप कैसा है, दैट इज कॉल्ड बेल शेप। इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड बेल शेप ग्राफ। ओके, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ का शेप क्या है, तो दैट इज बेल शेप कर्व या बेल शेप ग्राफ आपको बोलना पड़ेगा। इन द सेम वे आप यहाँ पे पीएच का ग्राफ भी देखिए, उसका भी डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ग्राफ देखिए। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ रही है, ओके, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद वापस एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो वो जो सर्टेन पॉइंट है दैट इज द ऑप्टिमम पीएच। और ये ऑप्टिमम पीएच से अगर आपने बढ़ा दिया पीएच तो अगेन कम हो जाएगा, आपने कम कर दिया तो भी कम हो जाएगा। अब जो पीएच है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ओके, pH it depends on what, so that depends on the ionic strength of the media. Okay, it depends on the acid base composition of the media जिसमें आपका एंजाइम काम कर रहा है। हर एक एंजाइम के लिए pH ऐसा मिलेगा आपको कि जिसके ऊपर वो बेस्ट सूटेड है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ एंजाइम जो हैं विच आर वर्किंग इन द स्टमक, वो हाईली एसिडिक पीएच में काम करते हैं, नियर अबाउट 1.9 पीएच, हाईली एसिडिक है। अगर वहां पे आपने अल्कलाइन कंडीशन ज्यादा क्रिएट कर दी तो वो जो एंजाइम्स है, आई वांट टू से सम नेम्स लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये सभी एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, या तो फिर उसका जो काम है वो स्लो डाउन होता जाएगा। ओके, तो जस्ट बाय चेंजिंग द पीएच आप एंजाइम की एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट मतलब हमारा जो कैटालिस्ट है दैट इज एंजाइम। ओके, वो ऑर्गेनिक है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, जो मेटल आयंस जनरली होते हैं, प्लम्बम और ये सब आप जानते हैं केमिस्ट्री में इसके बारे में। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर दैट इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। ये 40 डिग्री सेल्सियस वाले एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, तो वी आर टॉकिंग इन कंसर्न अबाउट ह्यूमन। ओके, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑन दिस प्लेनेट सभी के एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस पे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनके एंजाइम, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ओके, इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। ओके, तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो एंजाइम्स हैं, ओके, वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं और उसी टेम्परेचर पे वो बेस्ट एक्टिविटी देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नियर अबाउट 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस। अब 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई एंजाइम बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और उसको हमने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना शुरू कर दिया तो फिर वो वहां पे बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। ह्यूमन का एंजाइम 37 पे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और उसको आप 80-90 पे ले गए तो वो कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा और कभी भी आपको एक्टिविटी देने वाला नहीं है। ओके, now substrate concentration, effect of substrate concentration on enzyme activity. So आप देखिए, पहले ये इलस्ट्रेशन आप देखिए, यहाँ पे आपके पास 5 एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं और आपके पास सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो 1 एंजाइम 1 एक्टिव साइट, ये कंसेप्ट है। एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट रहता है और एक एक्टिव साइट के साथ एक सबस्ट्रेट एट अ टाइम बाइंड हो सकता है टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं आप? एक एंजाइम जो है उसका एक एक्टिव साइट रहता है हर एक एंजाइम का, पर एक्टिव साइट 1 सबस्ट्रेट कैन बाइंड एट अ टाइम। अब आपके पास एंजाइम तो 5 है, आपकी टीम बड़ी है, लेकिन सबस्ट्रेट आपने सिर्फ 2 दिए हैं। क्या होगा, एट अ टाइम कितने एंजाइम काम करेंगे, सिर्फ 2। ओके, बाकी के 3 तो फ्री रहने वाले हैं। आपने क्या किया, थोड़ी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा दी है, एंजाइम 5 के 5 रखे, लेकिन आप देखिए अब सबस्ट्रेट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पे ऐड किए हैं। सब जितने सबस्ट्रेट ऐड करेंगे उतने एंजाइम ज्यादा काम करने वाले हैं। जितने एंजाइम ज्यादा काम करेंगे उतनी
एक्टिविटी भी बढ़ेगी, मतलब पर यूनिट टाइम कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ये बढ़ने वाला है। और अभी आप नेक्स्ट में देखिए तो यहाँ पे बहुत सारा सबस्ट्रेट आपने इतना डाल दिया है कि एंजाइम बहुत कम पड़ रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सभी एंजाइम एक साथ काम करेंगे एज अ टीम वर्क। ओके, तो क्या होगा, मैक्सिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू कैन सी with the increase in the substrate concentration the velocity of enzyme action rises at first and reaches a maximum velocity, और इस maximum velocity को हम डिनोट करते हैं Vmax, ये उसका साइन है। ओके, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे आपका एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने वाली है, और एक सर्टेन लेवल पे जब सभी एंजाइम काम करना शुरू करेंगे, जिसको हम सभी एंजाइम काम कर रहे हैं मतलब सभी एक्टिव साइट काम कर रहे हैं, मतलब आप ये बोल सकते हैं ऑल द एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड, सभी काम कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax। ओके, दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय further rise in concentration because enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, that is no free enzyme molecule to bind with additional substrate molecules। ये भी इंटरेस्टिंग है, आपके पास 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे, 3 एंजाइम उस टाइम फ्री रह रहे थे, आपने 7 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड किए, 5 आउट ऑफ 5 काम करना शुरू कर दिए, आपने 7 की जगह पे 70 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, तो भी एक साथ तो कितने काम करेंगे, 5। 70 की जगह पे 700 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाल दिए तो भी क्या होगा, तो भी 5 एंजाइम ही एट अ टाइम काम करने वाले हैं, उससे ज्यादा एंजाइम एट अ टाइम काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, वहां पे एक स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, आप चाहे कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर दीजिए लेकिन आपके एंजाइम का लेवल फिक्स हो चुका है कि इतने ही एंजाइम है, तो एट अ टाइम इतने ही एंजाइम काम करेंगे। दैट मीन्स नो फ्री एंजाइम इज अवेलेबल टू डील विथ मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे ये ग्राफ आप पहले ऑब्जर्व करिए, you can see on the x-axis this is substrate concentration, on the y-axis that is velocity of the reaction, that is v। velocity of the reaction का मतलब है activity of the enzyme। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज की है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, एक सर्टेन लेवल तक ये एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के जैसा दिख रहा है, फिर थोड़ा स्लो डाउन होता जा रहा है, और स्लो डाउन इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन पहला जो फेज था ना सडन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज उसके जैसा नहीं है, थोड़ा कम स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे, जैसे अभी यहाँ पे कर्सर में रख रहा हूँ, ये पॉइंट ऐसा है जहां से एक्टिविटी इंक्रीज होना बंद हो जाएगी, फिर आप कितना ही सबस्ट्रेट क्यों ना ऐड करिए ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल ही चलता जाएगा, वाई डायमेंशन में ये काम नहीं करने वाला है। तो ये क्या है, मतलब इससे ज्यादा एक्टिविटी नहीं बढ़ सकती है, तो एक्टिविटी नहीं बढ़ सकती इसका मतलब क्या, यू हैव अटेन्ड द मैक्सिमम एक्टिविटी जिसको बोला जाएगा Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax। तो आप देखिए इसको एक्स्ट्रापोलेट करिए y एक्सिस पे, तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज Vmax। ओके, अब एक और है पैरामीटर यहाँ पे स्टडी करने के लिए, Vmax जो भी वैल्यू आपको मिल रही है उसका हाफ कर दीजिए, जिसको हम बोलते हैं Vmax by 2 या 1/2 Vmax इसको बोला जाता है, Vmax by 2। सपोज Vmax 10 था तो 1/2 Vmax या Vmax by 2 क्या होगा, 5। 5 को आप मार्क करिए y एक्सिस पे और उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रापोलेट करिए ऑन द ग्राफ, जहां पे ये ग्राफ को टच कर रहा है ओके, वहां से आप एक्स्ट्रापोलेट करिए ऑन द लॉन्गिट्यूडनल वे दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस, वहां पे टच करिए एक्स एक्सिस को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं Km, क्या बोलते हैं, Km। ओके, आप देखिए यहाँ पे आपने पूरा एक ग्राफ बनाया, you have studied the velocity against the substrate concentration, पहले एक्सपोनेंशियली बढ़ा फिर स्लो डाउन हुआ और एक सर्टेन पॉइंट पे स्टेबिलिटी गेन की,
ये जो स्टेबल वेलोसिटी है उसको हम मार्क करते हैं एज अ वीमैक्स। फिर वीमैक्स की हाफ वैल्यू निकालते हैं ऑन द वाई एक्सिस, वहां से हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ऑन द ग्राफ, और ग्राफ से हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ऑन द लॉन्गिट्यूडनल वे, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ऑब्वियस है जो है वो सब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ही वैल्यू मिलने वाले हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं Km। Km है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, तो फिर Km क्या है? Km एक रेट कांस्टेंट है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट। हर एक रिएक्शन का एक ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और हर एक रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट होता है। मतलब जो भी रिएक्शन का रेट है वो उस पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड से बढ़ता जाता है या कम होता जाता है। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है उसको बोला जाता है माइकलिस कांस्टेंट। ओके, क्या बोला जाता है? माइकलिस कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ Km इज इक्वल टू माइकलिस मेंटन, जिसको शॉर्ट में mm भी बोला जाता है, mm कांस्टेंट। ओके, शॉर्ट में, लेकिन फिर भी इसको बोला जाता है माइकलिस कांस्टेंट। ओके, लेकिन इन जनरल ये वर्ड है माइकलिस एंड मेंटन, ये दो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इसको स्टडी किया, इसके ऊपर से ये रेट कांस्टेंट बना है Km। ओके, Km की अगर किसी को डेफिनेशन देनी है तो कैसे दे सकते हैं? जैसे Vmax की हमने डेफिनेशन दी ना अभी, कि Vmax is the maximum velocity when all the active sites of all the enzymes are saturated by substrate। okay, that is Vmax। उसके बाद नहीं बढ़ेगी। Km की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? तो Km एक्चुअली है तो एक्स एक्सिस पे, तो Km की डेफिनेशन हम ऐसे देंगे, Km is the substrate concentration when Km is the substrate concentration when the velocity of the enzyme is exactly half of its maximum velocity। Km is the substrate concentration when the velocity of the enzyme is exactly half of its maximum velocity, that is called Km। ये रेट कांस्टेंट है, तो ये एंजाइम टू एंजाइम कांस्टेंट रहेगा। हर एक एंजाइम के लिए अपना Km फिक्स है, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। कौन सी कंडीशन? पैरामीटर्स, टेम्परेचर, पीएच, इसके हिसाब से Km की वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है। ओके, so these are the two important parameters, okay, which you are supposed to study about substrate concentration effect on enzyme activity, that is Vmax and Km। इन दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर और पीएच के जो ग्राफ है उनका शेप होता है बेल शेप, ओके, वैसे ही इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी एक शेप है ग्राफ का, जिसको बोला जाता है हाइपरबोला। क्या बोला जाता है? हाइपरबोलिक कर्व। ओके, हाइपरबोलिक कर्व या हाइपरबोला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, कि इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कौन से शेप का मिलता है? इट इज लीनियर एक्सपोनेंशियल, इट इज रिवर्स एक्सपोनेंशियल, इट इज बेल शेप्ड, और इट इज हाइपरबोलिक। तो आंसर आपका आना चाहिए इट इज हाइपरबोलिक शेप। ओके, so dear students, this is about effect of substrate concentration on enzyme activity. So moving ahead with some more factor, that is inhibitor, presence of inhibitor. So you can see over here, inhibitor का मतलब क्या है? सीधी बात है, जो हमारे एक्शंस को स्टॉप करने का ट्राई करता है, दैट इज इनहिबिटर। तो यहाँ पे एंजाइम के इनहिबिटर की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल्स जो एंजाइम की एक्शन को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कैसे करेंगे तो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, और यू कैन से इनहिबिटर्स, शट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी।
एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इनहिबिशन। और अगर आपको इनहिबिटर की डेफिनेशन देनी है तो अ स्पेसिफिक केमिकल which can shut off the activity of enzyme that is known as inhibitor। वो केमिकल कुछ भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई सिंथेटिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अल्टीमेटली फिनोमेना क्या होना चाहिए? इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। तो नेचर में ऐसा होता है क्या? तो नेचर में भी ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स नेचुरली अवेलेबल हैं विच आर इनहिबिटिंग सर्टेन टाइप ऑफ द एंजाइम्स। द इनहिबिटर closely similar to the substrate is called competitive inhibitor। closely resembles, okay, जो compete करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। किसके लिए? टू बाइंड विद द एंजाइम। कहाँ बाइंड होने के लिए? एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए। मतलब ये एक बॉलीवुड मूवी के जैसा है। ओके, आपका हम शक्ल है कोई, ओके, वो कोई गुनाह करता है और पनिशमेंट आपको होती है, ऐसा बहुत बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है। तो ये उसके जैसा ही है यहाँ पे। इनहिबिटर इज जस्ट, यू कैन से, हम शक्ल ऑफ द सबस्ट्रेट। ओके, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी नहीं है लेकिन उसके जैसा दिखता है और उसके ट्रैप में एंजाइम फंस जाता है। मतलब ये इनहिबिटर जाके बाइंड होगा एंजाइम पे। ओके, एंजाइम के साथ ये बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट हैज टू डू व्हाट? सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड नहीं हो सकता है। सबस्ट्रेट अगर बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखाया हुआ है। एंजाइम है ये, इसका ये एक्टिव साइट है, उसके पास ऑप्शन में सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर भी है। आप देखिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर जो है ये नियर अबाउट इक्वल लग रहा है। होता क्या है? इनहिबिटर इज स्ट्रॉन्गर देन सबस्ट्रेट। अब स्ट्रॉन्गनेस कहाँ से आती है? ये तो या तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब सबस्ट्रेट से इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, या तो फिर इसकी एफिनिटी ज्यादा है फॉर द एंजाइम देन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से अच्छे से ये बाइंड कर सकता, एंजाइम से ये अच्छे से बाइंड हो सकता है कंपेयर टू द सबस्ट्रेट। तो फिर सबस्ट्रेट बेचारा वेट करेगा, लेकिन उसके पहले इनहिबिटर है, उसने उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। अब ये इनहिबिटर एक्टिव साइट में बाइंड हुआ है। अभी तक हम ये पढ़े हैं कि अगर एक्टिव साइट में कोई केमिकल मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो फिर उसमें से प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो ये तो सबस्ट्रेट है नहीं, ये क्या है? इनहिबिटर। इनहिबिटर है तो फिर आप भूल जाइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली क्या दिखता है? एंजाइम इज नॉट वर्किंग, बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज नॉट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इंस्टीड इट इज एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में क्या लिखा है। इट competes with the substrate for the binding site of the enzyme. As a result, the substrate cannot bind the enzyme, action declines. Okay, तो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा, एंजाइम एक्शन इज गोइंग टू डिक्लाइन। ओके, तो ऐसा होने वाला है। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया गया है, दैट इज ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपटीशन, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है। कौन सा है ये? तो मेलोनेट आयन इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट सक्सिनेट, so it inhibits the succinic dehydrogenase in the given reaction। आप देखिए सक्सिनेट इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट, उसमें से प्रोडक्ट बनता है फ्यूमरेट, लेकिन उसमें एंजाइम कौन सा काम करता है? तो दैट इज सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस। अब एंजाइम तो जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पे है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस, लेकिन सक्सिनेट की जगह पे यहाँ पे कौन आ रहा है? मेलोनेट आयन। मेलोनेट अगर यहाँ पे सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस के साथ काम करेगा, बाइंड होगा, तो फ्यूमरेट प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, अल्टीमेटली क्या होगा? जहां पे ये स्टेप फॉलो हो रहा है, बायोकेमिकल स्टेप, ओके, वो फॉलो नहीं होगा तो उसके आगे के रिएक्शन वहां पे होने वाले नहीं है। फाइन। और ये जो स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया है, दैट इज, ये कौन सा स्टेप है? तो दैट इज ऑफ द टीसीए साइकिल। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का ये स्टेप है।
ओके। Competitive inhibitors are used to control bacterial pathogens। तो ये क्यों लिखा है यहाँ पे? बैक्टीरियल पैथोजेंस मतलब ऐसे बैक्टीरिया विच कैन कॉज सम इन्फेक्शियस डिजीज टू अस। ऐसे डिजीज करने वाले जो बैक्टीरिया है उनको अगर आपको कील करना है तो फिर आपको ऐसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर एज अ ड्रग, एज अ मेडिसिन, एज एन एंटीबायोटिक यूज करने पड़ेंगे जो नॉर्मल पाथवे है बैक्टीरिया का उसके साथ वो इंटरफियर करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, सपोज ये जो पाथवे है ये समझ लीजिए कि बैक्टीरिया में हो रहा है और ये पाथवे हो रहा है इसीलिए बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है, डबल अप हो रहा है, फ्यूजन कर रहा है, ऐसा मान के चलिए। और ये जो आपको ग्रीन येलो दिख रहा है दैट इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट। मैंने क्या किया, एक ऐसा ड्रग बनाया विच इज कॉपी ऑफ द सबस्ट्रेट, लेकिन वो इनहिबिटर है, वो सबस्ट्रेट नहीं है। और उसकी एफिनिटी जो है वो इस एंजाइम के लिए ज्यादा है जो एंजाइम बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने में हेल्प करता है। मैंने ये ड्रग पेशेंट को दिया, ये ड्रग पेशेंट के बॉडी में जाएगा और जहाँ पे ये बैक्टीरिया है, जहाँ पे इन्होंने कॉलोनाइज किया है उसके बॉडी में, वहां पे ये बैक्टीरिया के बॉडी में एंटर होने वाला है और वहां पे जाके इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा एंजाइम काम करना छोड़ देगा एंड ग्रेजुअली द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज गोइंग टू डिक्लाइन। और अल्टीमेटली एक लेवल ऐसा भी आएगा कि सभी बैक्टीरिया वहां पे कील होने वाले हैं। जैसे ये कील होंगे द पर्सन इज फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो ऐसे आप ट्रीट कर सकते हैं। सी कैसे हमने इसको मिमिक किया है एंड वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर नेचुरल साइंस बेसिक एंड इन द अप्लाइड वे। ओके, और आप यहाँ पे देखिए एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है लेकिन आपको यहाँ पे इलिस्ट्रेशन में दिखाया है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, तो आपका एंजाइम है, सबस्ट्रेट भी है, लेकिन जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर है तो एंजाइम के साथ बाइंड तो होना ही होना है। लेकिन ये जो इनहिबिटर है ना वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, वो एंजाइम पे किसी और लोकेशन पे बाइंड हो रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन होता है कि अगर एंजाइम पे किसी और लोकेशन पे अगर ये बाइंड हो रहा है तो हाउ इट कैन स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट, हमने पहले ही पढ़ा था एंजाइम के दो मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की आपको पता है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है एंजाइम, जैसे ही ये इनहिबिटर, एक दूसरा साइट आपको एंजाइम के बॉडी पे दिख रहा है, वहां पे जाके ये इनहिबिटर बाइंड हो रहा है। ये इनहिबिटर जैसे ही बाइंड हो रहा है यू कैन सी द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। क्या चेंज हो रहा है, एंजाइम का एक्टिव साइट जो है ना उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है, और इतना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है सो दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विथ दैट पर्टिकुलर एक्टिव साइट। अगर सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो फिर वहां प्रोडक्ट भी बनने वाला नहीं है। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हुई है, अल्टीमेटली एंजाइम की एक्टिविटी बंद भी हो चुकी है। तो ऐसे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी अवेलेबल है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी है। ये कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इसको आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे इनहिबिशन हुआ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इनहिबिशन हुआ है, मैं क्या करूंगा अपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है इतनी बढ़ा दूंगा सो दैट कि यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड ही ना हो पाए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सपोज 5 मॉलिक्यूल इनहिबिटर के, लेकिन मैंने 500 मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट के मिक्सअप कर दिए, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल ओवररूल द इनहिबिटर, ओवररूल कर देगा उसको। सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड बिकॉज पॉपुलेशन उसकी 100 टाइम्स हायर है वहां पे। ओके, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। और ऐसे नॉन कम्पिटिटिव में भी रिवर्सिबल पॉसिबल है, मतलब यू कैन रिवर्ट बैक टू द कंडीशन। लेकिन इससे उल्टी कंडीशन भी पॉसिबल होती है, दैट इज नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन।
नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? तो नॉन रिवर्सिबल में एक बार ऐसे अगर सबस्ट्रेट की जगह पे आपका इनहिबिटर बाइंड हो गया यहाँ पे या फिर ऐसे केस में, तो वो वहां से वापस बाहर निकलने वाला नहीं है। चाहे आप 500 मॉलिक्यूल 500 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के ऐड करिए या 5000 या 5 लाख मॉलिक्यूल ऐड करिए, डजेंट मैटर, वो कभी वहां से हटने वाला नहीं है। मतलब आपका एंजाइम जो है कम्पिटिटिव वाले और नॉन कम्पिटिटिव वाले में, मतलब रिवर्सिबल वाले में आप रिवर्ट बैक करवा के रीगेन कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन है उसमें कंप्लीटली लॉस हो जाता है आपका एंजाइम। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर उसके साथ इतना फर्मली कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड हुआ है कि वो वहां से फ्री ही नहीं हो पाएगा। अगर वो वहां से फ्री नहीं हो पाएगा तो योर एंजाइम इज कंप्लीटली लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो ऐसे नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन भी पॉसिबल है। और ऐसा एक नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन का टाइप कहलाता है सुसाइड इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिशन मतलब जहां पे जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ बाइंड होके जैसे सुसाइड कर रहा है। ओके, मतलब जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ऐसे सुसाइड इनहिबिटर का एक पूरा क्लास है जो मेडिकल साइंस में यूज होता है। ओके, डोंट को रिलेटेड विद द सुसाइड्स। ओके, मेडिकल साइंस में यूज होते हैं ऐसे सुसाइड इनहिबिटर्स एज अ प्रोबेबल ड्रग्स, एज अ प्रोबेबल मेडिसिन टू क्योर सम ऑफ द डिजीज। जहाँ के आपके एंजाइम जो है वो नोटोरियस है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बैक्टीरियल या फंगल एंजाइम है जिसके कम्पिटिटिव इनहिबिटर अवेलेबल नहीं है, तो आप वहां पे यूज करते हैं नॉन रिवर्सिबल सुसाइडल इनहिबिटर्स टू गेट रीड ऑफ दोज एंजाइम्स विच आर डैमेजिंग यू। ओके, मतलब वो किसी बैक्टीरिया फंगस या वायरस के एंजाइम हो सकते हैं पोस्ट इन्फेक्शन। ओके, तो ऐसे आप इनहिबिशन को वहां पे नलीफाई, वहां पे ऐसे एंजाइम्स को कैंसल आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज अभी हमने जो स्टडी किया 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। आई एम क्विकली समराइजिंग द थिंग्स: इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of pH, effect of substrate concentration and effect of inhibitor। तो ये 4 पैरामीटर्स जो हैं which are directly affecting the enzyme activity। ओके, और इन सभी पैरामीटर्स को स्टडी करना क्यों जरूरी है? तो बिकॉज इंडस्ट्री में हम जो काम करते हैं वहां पे एंजाइम्स आर द परफॉर्मर्स। तो कौन सा है टेम्परेचर मेरे एंजाइम को बेस्ट सूट करता है, कौन सा पीएच मेरे एंजाइम को बेस्ट सूट करता है, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो मेरे एंजाइम को इनहिबिट करता है। ओके, कितनी सबस्ट्रेट मैं ऐड करूंगा सो दैट माय एंजाइम इज गोइंग टू वर्क बेस्ट। ओके, ये सारी चीजें वहां पे पहले स्टडी करनी होती है एंड देन यू हैव टू वर्क आउट। ओके, तो इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज होते हैं, इन मेडिकल साइंस, इन सम अदर इंडस्ट्रीज, यू कैन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन द डेयरी इंडस्ट्री, इन द फूड इंडस्ट्री। ओके, तो हर जगह पे अभी तो एंजाइम यूज हो रहे हैं सभी इंडस्ट्री में। तो वहां पे आपके एंजाइम के लिए बेस्ट पॉसिबल पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके लिए ये टॉपिक स्टडी करना बहुत जरूरी है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे आई एम एंडिंग दिस सेशन। We can have 10 to 12 minutes more, but as after this one more important topic is going to start, that is classification of the enzyme। okay, तो आज हम यहाँ से अगर शुरू करेंगे classification of the enzymes तो पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, and it is the topic that should be completed in one flow, in a single flow it should be completed। okay, and that's why I'm ending this session। okay, so have a nice day।